Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drug and Cosmetic Act 1940 and its Rule 1945 Part 2. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी अपन है चैप्टर नंबर 2 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक के जूरिस्प्रूडेंस के प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल जी, एच और एम। इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आगे जो शेड्यूल्स हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। शेड्यूल जी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मेडिकल सुपरविजन में दे सकते हैं उनके बारे में बात की थी। शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग के बारे में थी और एम में था गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो शेड्यूल रेस्ट ऑफ शेड्यूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल एन की। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 में याद है कि शेड्यूल एन क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि आपने फार्मेसी को रन करने के लिए अपने को क्या लिमिटेड फैसिलिटीज चाहिए, वो शेड्यूल एन के अंतर्गत आता है। और आज की वीडियो में अपन जब फार्मेसी ओपन कर रहे हैं, कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, तो अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, वो सारी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं शेड्यूल एन से। डिस्क्राइब्स द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, यानी कि बेसिकली शेड्यूल एन के अंदर वो चीजें आती हैं जो कि अपने को बताती हैं कि किसी भी फार्मेसी को रन करने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या रखनी चाहिए। अब फार्मेसी में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या ध्यान रखना है, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस की, यानी कि जैसे अगर कोई कस्टमर या कोई पेशेंट आ रहा है तो उसे सबसे पहले क्या दिखना चाहिए। फ्रंट ऑफ फार्मेसी शैल बियर अ इंस्क्रिप्शन फार्मेसी इन फ्रंट, यानी कि जैसे कोई कस्टमर या पेशेंट आ रहा है तो उसे नीचे यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्क्रिप्शन के रूप में है जो फार्मेसी लिखा हुआ दिखना चाहिए। देन प्रीमाइसेस, यानी कि इंटरनली है जो कि आपकी जो फार्मेसी है, शॉप है, वो कैसे दिखनी चाहिए। सेपरेटेड फ्रॉम रूम्स, वेल बिल्ट, ड्राई, वेल लिट एंड वेंटिलेटेड विद सफिशिएंट एरिया फॉर स्टॉक ऑफ मेडिकामेंट्स, यानी कि जो प्रीमाइसेस से अंदर का एरिया है वो प्रॉपर होना चाहिए, रूम से सेपरेट होना चाहिए, प्रॉपरली वेंटिलेट होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आपका जो स्टॉक है मेडिकामेंट्स का वो भी स्टोर हो सके। पॉइजन टू बी केप्ट इन अ क्लियरली विजिबल एंड अप्रोप्रिएट मैनर, साथ ही साथ फार्मेसी है तो हर तरीके की मेडिसिन मिलेगी, रेटिकल टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस भी वहां पे देखने को मिल सकती हैं। तो उस तरीके के जो पॉइजन हैं उन्हें प्रॉपरली अपने क्लियरली विजिबल स्पेस पे है जो कि स्टोर करके रखना चाहिए। Dispensing department shall not be less than 6 square meter for one pharmacist working therein with additional 2 square meter for each additional pharmacist, यानी कि अगर आप डिस्पेंसिंग फार्मेसी है आपकी तो कम से कम 6 स्क्वायर मीटर एरिया आपका होना ही चाहिए। और अगर एक फार्मासिस्ट है तो 6, और अगर आपकी शॉप बड़ी है और आप मोर देन 1 फार्मासिस्ट रख रहे हो डिस्पेंसिंग के लिए, तो हर एक फार्मासिस्ट बढ़ने के साथ साथ 2 स्क्वायर मीटर स्पेस भी है जो कि आपको बढ़ानी है। हाइट ऑफ प्रीमाइसेस शैल बी एटलीस्ट 2.5 मीटर, हाइट की जब बात करें तो कम से कम वो 2.5 मीटर है जो कि हाइट उसकी होनी चाहिए। फ्लोर ऑफ फार्मेसी शैल बी स्मूथ एंड वॉशेबल, यानी कि जो फ्लोर्स हैं फार्मेसी के वो वॉशेबल होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, ताकि कोई कंटामिनेशन वहां पे ज्यादा देर रुक ना सके। ऑब्वियस है मेडिसिन हैं तो अपने को कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हाइजीन कंडीशन वहां पे अवेलेबल रहे। Walls shall be plastered or tiled or oil painted so as to maintain the smooth, durable, washable surface devoid of holes, cracks and crevices, यानी कि बेसिकली जो वॉल्स हैं वो भी इस तरीके से ऑयल पेंट या फिर स्मूथ होनी चाहिए ताकि कम से कम कंटामिनेशन हो, आसानी से वॉश भी की जा सके। A pharmacy shall be provided with ample supply of good quality water, साथ ही साथ फार्मेसी के आसपास या फार्मेसी के अंदर प्रॉपर वाटर सप्लाई सिस्टम्स भी अवेलेबल होने चाहिए। The dispensing department shall be separated by a barrier to prevent the admission of the public, साथ ही साथ आपने देखा होगा फार्मेसीज के अंदर जो फार्मासिस्ट है उसके लिए स्पेसिफिक काउंटर लगा होता है और जो पेशेंट है वो इस तरीके से अलग है जो कि दिखते हैं, यानी कि जो फार्मासिस्ट है और जो कस्टमर या पेशेंट है उसके बीच में एक प्रॉपर सेपरेशन होता है। फिर बात करते हैं फर्नीचर एंड अपरेटस की, यानी कि फार्मेसी में क्या फर्नीचर्स होने चाहिए, कैसे अपरेटस होने चाहिए। A pharmacy contain furniture and apparatus drawer, containers, glasses of suitables, यानी कि ऑब्वियसली अगर अपन एक फार्मेसी की बात करें तो वहां पे अपने को मोस्टली ड्रॉर्स, कंटेनर्स या फिर ग्लासेस अपने को देखने को मिलती है। रिक्वायरमेंट यही है एक फार्मेसी की। एवरी कंटेनर शैल बी अ लेबल इजीली रीडेबल विद नेम्स ऑफ मेडिकामेंट, साथ ही साथ जो भी कंटेनर है जिसके अंदर अपन मेडिसिन को रख रहे हैं, चाहे वो बॉक्सेस हैं चाहे वो कंटेनर्स हैं, उनके ऊपर प्रॉपर लेबल होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है। shall be provided with the dispensing bench washable top, साथ ही साथ जो मेडिकामेंट्स जिन कंटेनर्स में अपन स्टोर कर रहे हैं या जिन रैंक्स में अपन स्टोर कर रहे हैं वो आसानी से साफ भी की जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लीन रहे, डस्ट कम से
कम उनके ऊपर है। Separate cupboards with lock for poison and marked in red letter as poison on a white background। यानी कि जो भी सपोज कोई पॉइजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से रखना है कि वो क्लियरली अपने को दिखे कि हाँ ये पॉइजन है। साथ ही साथ उसका सेपरेट कपबोर्ड होना चाहिए और उसके ऊपर लाल अक्षरों में व्हाइट बैकग्राउंड में लिखा हुआ भी होना चाहिए इट इज पॉइजन। ऑल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन शैल बी लेबल्ड एज टू बी डाइल्यूटेड। साथ ही साथ जब अपन डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, यानी कि आपकी फार्मेसी डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, तो अगर आपको ऐसी फॉर्मुलेशन बना के दे रहे हैं जो कंसंट्रेटेड है और ये हैव टू बी डाइल्यूटेड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके ऊपर आपको एक लेबल स्पेसिफिक लगाना है, इट हैज टू बी डाइल्यूटेड। फार्मेसी शैल बी ऑल द प्रिस्क्राइब्ड अपरेटस एंड बुक्स और ऑफिशियल प्रिपरेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि फार्मेसी के अंदर वो सारे अपरेटस या बुक्स होनी चाहिए जो कि अकॉर्डिंग टू एक्ट रहनी चाहिए, जो भी ऑफिशियल प्रिपरेशन की बुक्स हैं, जो भी फार्माकोपियाज हैं, वो सारी की सारी। कौन कौन से अपरेटस होने चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, बीकर्स एंड होने चाहिए, फिल्टर लिटमस पेपर्स होने चाहिए, मोटर एंड पेसल होना चाहिए, स्पैचुला, सीजर्स, स्टैंड होना चाहिए, स्प्रिट लैप एंड थर्मोमीटर होना चाहिए, वाटर बोतल, डिस्टिलेशन अपरेटस, वॉच ग्लास, पिल्स मशीन, सपोजिटरीज मोल्ड। और बुक्स की बात करें तो जो करंट एडिशन है फार्माकोपिया के वो होने चाहिए। नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945, फार्मेसी एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इनके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, साथ ही साथ इनकी बुक्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। जनरल प्रोविजन, pharmacist shall always wear a clean white overall, records and register shall be maintained as per the law, medicaments must be labels when supplied as per the law। यानी कि जो बेसिकली अगर जनरली बात करें कि आप फार्मासिस्ट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उसको एक प्रॉपर ओवरकोट पहनना चाहिए, सारे के सारे रजिस्टर्स होने चाहिए जिसमें रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन कर रहा हो अकॉर्डिंग टू लॉ। फिर बात करते हैं शेड्यूल टी की। It contains various regulation and requirement for manufacture of आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट। यानी कि बेसिकली जो शेड्यूल टी है उसमें जो आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बारे में बात की जाती है। यानी कि जब आप आयुर्वेदिक सिद्धा या यूनानी टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी दो पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट पार्ट में है describes the good manufacturing practice of Ayurvedic Siddha and Unani medicine. A manufacturing premises should have adequate space for all the daily activity like, यानी कि जब इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग हो, इस तरीके के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, तो जिस प्रीमाइसेस में काम हो रहा है उसमें कम से कम ये चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट है रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ हर्ब्स, पैकेजिंग मटेरियल एंड अदर रॉ मटेरियल। यानी कि आप जो भी हर्ब्स रिसीव कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एरिया, अब इस रॉ मटेरियल को, जो भी हर्ब्स हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उसका प्रोडक्शन जहाँ भी करोगे उसके लिए एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए। जैसे ये हो गया आपका रिसीविंग एरिया, यहाँ पे हो गया प्रोडक्शन। देन क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे उनका एनालिसिस होगा कि वो सही तो है ना। देन जो भी आपको प्रोडक्ट बन के आया, जो प्रॉपर्ली आपको स्टोर करना है एज अ फिनिश्ड गुड सब्सटेंसेस, उसके लिए स्टोर रूम होना चाहिए। देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये सारी की सारी चीजें हैं चेक करता है, ऑफिस इंचार्ज या फिर जो लाइसेंसीज हैं उनके बैठने की प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। रिजेक्टेड प्रोडक्ट अगर बाई चांस कोई हो तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ड्रग स्टोर होना चाहिए। Then minimum area required for setting up Ayurveda, Siddha and Unani medicine manufacturing unit is 1200 square feet। यानी कि मिनिमम अगर बात करें कि कितना एरिया रिक्वायर्ड है इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, तो वो है 1200 स्क्वायर फीट एरिया, covered with separate cabins, partition for each activity. If Unani medicine, Ayurvedic medicines are manufactured along with Ayurvedic and Unani medicine, additional 400 स्क्वायर फीट एरिया इज रिक्वायर्ड। यानी कि कोई भी दो तरीके की मेडिसिन अगर साथ में बन रही है तो 400 स्क्वायर मीटर एरिया और भी आपको एक्स्ट्रा चाहिएगा। यानी कि टोटल हो गया आपका 1600 स्क्वायर फीट एरिया, राइट। पार्ट 2 की बात करें, Describe list of recommended machinery, equipment and manufacturing premises required for the manufacture of various category of Ayurvedic Siddha system of medicine। यानी कि बेसिकली पार्ट 2 में वो चीजें आएंगी या वो इक्विपमेंट्स आएंगे जो कि इस तरीके की फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं।
फिर बात करते हैं शेड्यूल यू की। शेड्यूल यू अगर आपको याद हो तो दो तरीके के थे, यू एंड यू वन। यू में तो क्या था, रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स, वाइल यू वन इज रिकॉर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। Schedule U, it describes the particulars to be shown in manufacturing records, records of raw material and analytical drugs। यानी कि बेसिकली शेड्यूल यू में अपने को सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अपन मेंटेन करके रखते हैं, चाहे वो एनालिटिकल ड्रग्स के हों या चाहे वो रॉ मटेरियल के हों। फॉलोइंग डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल यू विच इज मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि बेसिकली सब्सटेंसेज अदर देन पेरेंटल प्रिपरेशन, यानी कि आपको किस किस के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो सबसे पहले है वो सब्सटेंसेज जो अदर देन है पेरेंटल प्रिपरेशंस, लाइक उनका सीरियल नंबर क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, रेफरेंस ऑफ मास्टर फॉर्मूला, बैच साइज एंड नंबर, डेट टाइम ड्यूरेशन कंडीशन ऑफ द प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या है, नेम ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, स्पेसिफिकेशन अगर कोई है तो वो भी आपको रखनी है रिकॉर्ड में, क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है, रेफरेंस टू एनालिटिकल रिपोर्ट नंबर क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन यील्ड कितनी है उस फिनिश प्रोडक्ट की, स्पेसिमेन ऑफ लेबल, डेट ऑफ रिलीज टू ऑफ फिनिश पैकेजिंग एक्सेट्रा। यानी कि बेसिकली अगर पेरेंटल प्रिपरेशन के अलावा कोई अपन बात करें तो वो क्या प्रोडक्ट है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस दिन बना था, किस दिन डिस्पैच हुआ था, किस दिन उसके क्वालिटी कंट्रोल्स हुए थे, क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल हुए, कितना अपन ने प्रोडक्ट यूज किया था, अपने को कितना प्रोडक्ट मिला उससे, ये सब चीजें हैं जो कि अपने को डेटास के रूप में रखनी है। देन पेरेंटल प्रिपरेशंस में ऑल द अबाउ इंक्लूडिंग स्टेरिलिटी टेस्ट सच एज लीकेज, पायरोजन, क्लैरिटी, टॉक्सिसिटी टेस्ट, रिकॉर्ड ऑफ स्टरलाइजेशन एक्सेट्रा। यानी कि अगर पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं तो ये सारी तो करनी है ही, उसके अलावा लीकेज, पायरोजन, क्लैरिटी, टॉक्सिसिटी टेस्ट को भी अपने को डेटास के रूप में रिकॉर्ड करके रखना है। देन रिकॉर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल आ रहा है उसके भी अपने पास रिकॉर्ड होने चाहिए, लाइक डेट ऑफ रिसिप्ट किस दिन आया, इनवॉइस नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर, बैच नंबर, क्वांटिटीज रिसीव्ड, पैक साइज, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी, डेट ऑफ एनालिसिस, रिलीज, रिजेक्शन बाय द क्वालिटी कंट्रोल, एनालिटिकल रिपोर्ट नंबर विथ स्पेशल रिमार्क, क्वांटिटी एंड डेट ऑफ द इशू एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं पर्टिकुलर्स की, कि पर्टिकुलर्स टू बी रिकॉर्डेड इन द एनालिटिकल रिकॉर्ड्स, यानी कि कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान रखनी है और क्या क्या चीजों में पर्टिकुलर्स की बात करेंगे। पर्टिकुलर कोई सिस्टम है, कोई ड्रग है, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड करना होगा शेड्यूल यू के अंतर्गत। लाइक टैबलेट, कैप्सूल और फॉर अदर ड्रग्स की बात करें तो एनालिटिकल रिपोर्ट्स नंबर, सैंपल नेम, डेट ऑफ रिसिप्ट, बैच नंबर, प्रोटोकॉल ऑफ टेस्ट अप्लाइड, सिग्नेचर ऑफ एनालिस्ट, ये सारी चीजें हैं जो कि मेंटेन करनी होती है। वाइल पेरेंटल प्रिपरेशन की बात करें तो ये सारी चीजें हैं जो कि टैबलेट कैप्सूल में रिक्वायर्ड होती है, साथ ही साथ स्टडी टेस्ट के रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना है। रॉ मटेरियल में वही सारी चीजें कि सीरियल नंबर होना चाहिए, मटेरियल का नंबर, मैन्युफैक्चरर कौन है, बेचने वाला, कितनी क्वांटिटी आई, किस तारीख को आई, कौन कौन से टेस्ट हैं जो उसके ऊपर अप्लाई किए गए। देन कंटेनर एंड पैकिंग मटेरियल, ऑल द अबाउ इंक्लूडिंग रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट, रिमार्क, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। शेड्यूल U1 की अगर बात की जाए, भाई शेड्यूल यू जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉस्मेटिक्स के लिए है, राइट। तो शेड्यूल U1 डिस्क्राइब्स द पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। जैसे एग्जांपल अगर बात करें, विटामिन ए ड्रग है तो विटामिन ए ड्रग की यूनिट है 1 यूनिट, तो उसमें जो डेली डोज है वो नॉट लेस देन 5000 एंड नॉट मोर देन 10,000 होनी चाहिए। विटामिन डी है, उसकी जो 1 यूनिट है आयु है, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट है, नॉट लेस देन 400 एंड नॉट मोर देन 1000। विटामिन बी का इन मिलीग्राम नॉट लेस देन 4.5 मिलीग्राम, नॉट मोर देन 10 मिलीग्राम। विटामिन B6 के लिए नॉट लेस देन 1.5 मिलीग्राम, नॉट मोर देन 3 मिलीग्राम। इस तरीके से है जो कि होना चाहिए, यानी कि आपने जो भी रिकॉर्ड बनाया उसमें एडल्ट डेली डोज कितनी है ये आपको मेंशन करनी है। शेड्यूल वी की बात करें तो शेड्यूल वी इज फॉर द पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन containing vitamin for prophylactic, therapeutic or pediatric use shall contain the vitamin in quantity not less than, not more than those specified in सिंगल और इन 2 डिवाइडेड डेली डोजेज। यानी कि बेसिकली शेड्यूल वी की अगर बात करें तो जो भी पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन है या कोई भी मेडिसिन है जिसमें विटामिन हैं तो उसमें वो विटामिन कितनी क्वांटिटी में है वो आपको बताना चाहिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इस टेबल में डिस्कस किया है।
शेड्यूल पी की बात करें तो शेड्यूल पी और P1 दो तरीके के थे। शेड्यूल पी है जो कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बताता था, यानी कि कितने महीने तक है जो कि वो अपनी बेस्ट पोटेंसी पे रहेगा। तो शेड्यूल पी डिस्क्राइब द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ्स अनलेस स्पेसिफाइड between dates of manufacture, date of expiry with the label potency period of drug shall not exceed under the condition of storage specified। यानी कि बेसिकली शेड्यूल पी है जो कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बता रहा है कि जिस दिन मैन्युफैक्चर हुई और जिस दिन एक्सपायरी हुई उसके बीच का, अगर आप उसको उस प्रॉपर कंडीशन के अंदर है जो कि रख रहे हो। कुछ एग्जांपल की अगर बात करें, मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हैं या जो इंजेक्शंस हैं उनके लाइफ पीरियड्स हैं जो कि वेरी करते हैं। बाकी मोस्टली आपको 2 साल या फिर 3 साल देखने को मिलेगा, बट स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन है जो कि आपको वायल्स इंजेक्शंस में ही देखने को मिलेंगी। जैसे एम्पिसिलिन है, इसका जो एक्सपायरी डेट है वो है 36 मंथ और स्टोरेज कंडीशन है कूल प्लेस। बेसिट्रेसिन 18 मंथ्स कूल प्लेस। कार्बेनिसिलिन सोडियम इंजेक्शन 24 मंथ्स एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि तरीके से कूल टेम्परेचर पे अपने को इसको रखना है। कोलेस्टीन सल्फेट 60 मंथ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट स्पेसिफिक कंडीशन। इथ्रोमाइसिन स्टीरेट 36 मंथ कूल प्लेस। अगर आप गौर से देखें तो आपने एक टेबल पढ़ी होगी फार्मेसी के अंदर कि डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस यानी कि क्या क्या वेरी करते हैं, तो अपन इसको है जो कि 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक अपन डिवाइड करते हैं फ्रिज, एक करते हैं कोल्ड, एक करते हैं कूल और एक करते हैं अपन इसको रूम टेम्परेचर। मोस्टली जो फ्रिज कंडीशंस होती है वो मानी जाती है -25 से -10 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। कोल्ड की अगर बात करें तो वो आपका रहता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कूल की बात करें तो वो होता है 8 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाइल अगर अपन रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो होता है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर ना बता के उसको ये बोल देते हैं कि स्टोर इन कोल्ड प्लेस, स्टोर इन कूल प्लेस। तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस है जो कि यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने दी हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है कूल प्लेस मीन्स अ टेम्परेचर ऑफ 10 to 25। नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी ही है कूल। बस अगर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिले, कूल भी मिले, कोल्ड भी मिले, फ्रिज भी मिले, रूम टेम्परेचर भी मिले, तो वहां पे अपन यूएसपी वाला सिस्टम है जो कि फॉलो करेंगे। शेड्यूल P1 इज अ पैक साइज ऑफ ड्रग, यानी कि कितना कंटेंट आप एक फॉर्मुलेशन में आपको डालना है। लाइक ड्रग है एल्बेंडाजोल, फॉर्मुलेशन है सस्पेंशन, इसका आपको पैक मिलेगा 10 ml का। वाइल एटिनोलॉल की बात करें, टैबलेट है, ये आपको मिलेगी 14 टैबलेट्स इन क्वांटिटी। एंड पिप्राजिन इज अ ग्रेन्यूल्स विच इज यू नीड अ क्वांटिटी ऑफ 5 ग्राम इन पर सैशे। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।